क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में किया गया पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी डाली। इस पर हस्ताक्षर 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ और इसको प्रभावी कब बनाया गया 16 फरवरी 2005 को। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि उत्सर्जन को कम करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। 1992 के हुए रियो सम्मेलन के विपरीत क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए। इसमें इन्होंने 6 प्रमुख गैसों के उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड ये महत्वपूर्ण 6 ग्रीन हाउस गैसेस थे। इस सिद्धांत के तहत यह माना गया कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उन्हें उत्सर्जन कम करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों को अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए 3 बाजार आधारित रास्ते दिए। पहला, उत्सर्जन व्यापार, जिसको इमिशन ट्रेडिंग कहते हैं, जिसे कार्बन मार्केट भी कहा जाता है। यदि कोई देश अपने लक्ष्य से कम प्रदूषण करता है तो वह अपना बचा हुआ कोटा दूसरे देश को बेच सकता था। दूसरा क्या है, स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। विकसित देश किसी विकासशील देश में हरित परियोजनाएं जैसे सोलर प्लांट में निवेश करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या था, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, संयुक्त कार्यान्वयन। एक विकसित देश किसी दूसरे विकसित देश में ऐसे प्रोजेक्ट लगा दे जिससे हरित परियोजनाओं का विकास हो और उत्सर्जन में कमी आए। जहां क्योटो प्रोटोकॉल कहीं न कहीं सफलता का ढांचा एक तैयार किया, वहीं इसकी विफलताएं और चुनौतियां भी सामने आईं। पहले सफलताओं के बारे में जाने तो इसने पहली बार पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बनाया। इसने सरकारों और निजी क्षेत्रों को कार्बन की कीमत समझने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से भारत और चीन जैसे देशों में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश आए। इसकी चुनौतियां क्या निकल के आई, अमेरिका का बाहर होना। अमेरिका ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हुई। विकासशील देशों को छूट किस हिसाब से मिला, चीन और भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों को उत्सर्जन कम करने के बाध्यकारी लक्ष्यों से बाहर रखा गया था, जिस पर विकसित देशों ने आपत्ति जताई। कई कंपनियों ने अपने कारखानों उन देशों में स्थानांतरित कर दिए जहां उत्सर्जन के नियम कड़े नहीं थे। क्योटो प्रोटोकॉल के बावजूद वैश्विक स्तर पर CO2 के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि होती रही। क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि 2020 में समाप्त हो गई। इसकी जगह 2015 के पेरिस समझौते ने ले ली है। क्योटो और पेरिस में मुख्य अंतर यह है कि पेरिस समझौते में विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।